places of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain, where it is alleged to be uncertain within the local limits of jurisdiction of which of or more courts any immovable property is situated, any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect, and thereupon proceeds to and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of the jurisdiction, provided that the suit is of the respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit to exercise jurisdiction. Where a statement has been recorded under subsection 1, an objection is taken before an appellant in revisional court that a decree or order in the suit relating to such property was taken by the court not having jurisdiction where the property is situated, the appellant or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice. सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? When local limits जो है are uncertain, it is unclear whether the property lies in in court A or B or more courts, any one of those court में. तो क्या है ये कह रहे हैं कि जब ये अनसर्टेन हो कि प्रॉपर्टी है किधर, तो कोर्ट ए में जाएंगे कि कोर्ट बी में जाएंगे कि इतने सारे कोर्टों के जुरिडिक्शन में आ रही है, तो प्रॉपर्टी के जाएंगे कहाँ केस फाइल करने के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा, वो किसी भी कोर्ट के पास जा सकते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे एक फॉर्मल स्टेटमेंट दैट द जुरिडिक्शन इज अनसर्टेन एंड प्रोसीडिंग एंड, और फिर वो प्रोसीड करेंगे सूट के साथ. And the decree will be valid if the property were definitely within its jurisdiction. अगर डिक्री, और तो ये डिक्री की बात हो रही है यहाँ पे, डिक्री विल बी वैलिड, जो कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वो वैलिड होगा उसी तरह से कि जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली उसी के जुरिडिक्शन में है. बस इसकी एक कंडीशन है, कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ पिक्यूनरी जुरिडिक्शन. सारी बात घूम फिर के पिक्यूनरी जुरिडिक्शन पे आ जाती है. पिक्यूनरी जुरिडिक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन ही एक तरह का, समझिए एक तरह का स्टोरेज कंटेनर है जिसमें उतने अमाउंट तक का ही मैटर्स फिक्स हो सकते हैं. मान लीजिए 5 लाख अगर एक केस की वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, या उतनी अमाउंट इन्वॉल्व है, और अगर किसी कोर्ट को पिक्यूनरी जुरिडिक्शन उतना ही अलाउड है, 3 लाख ही अलाउड है, और आप 5 लाख का मैटर उसके पास लेके जा रहे हैं और वो सुन लेता है, तो ये बार्ड बाय लॉ है, ये जुरिडिक्शन के अगेंस्ट है उसके. क्योंकि जुरिडिक्शन एक तो प्रॉपर्टी की टेरिटरी के हिसाब से बढ़ता है, दूसरा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल द बाउंड्री लाइन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ए टू डिस्ट्रिक्ट बी डिस्प्यूटेड है. ए बी छोड़ देते हैं, मान लेते हैं यूपी सॉरी दिल्ली और गुड़गांव की बॉर्डर जो है, गुड़गांव हरियाणा का स्टेट है, दिल्ली का मान लीजिए कोई एरिया में प्रॉपर्टी है, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कोई डिस्प्यूट है बाउंड्री लाइन को लेके, और अब एक जमीन का टुकड़ा जो कि सब्जेक्ट मैटर है, द सूट लाइज समवेयर नियर दिस बाउंड्री, ठीक है. दोनों कोर्ट जो है वो सुन सकते हैं इस मैटर को. तो अब ये मैटर जाएगा कहाँ पे? तो सेक्शन 18 यही बता रहा है, सेक्शन 18 बता रहा है कि ए कैन फाइल द सूट आइदर इन दिल्ली और आइदर इन गुड़गांव. द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट दिस इज अ जेन्युइन अनसर्टेनिटी. इट तो रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा एक स्टेटमेंट सेइंग के देन इट इज हियरिंग द डिसीजन डिसाइड द सूट नॉर्मली, और डिक्री जो होगी वो वैलिड होगी, एनफोर्सिएबल होगी इवन एट लेटर स्टेज व्हेन बाउंड्रीज आर क्लैरिफाइड. तब भी ये स्टार्टिंग में ही लिखवा ली. 18 का सबसेक्शन 2 भी है. 18 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऑब्जेक्शन, अपील और रिवीजन के बारे में बता रहा है कि अगर ड्यूरिंग अपील या रिवीजन अपोजिट पार्टी कहती है कि ट्रायल कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो एपलेंट रिवीजनल कोर्ट विल नॉट सेट असाइड द डिक्री अनलेस जो फाइलिंग के टाइम पे देयर वाज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर अनसर्टेनिटी या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस एक्चुअली अकर कर रहा हो. ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी रिवर्सल ऑफ टेक्निकल रीजन. क्योंकि तुम खुद सोचो, देखो अगर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में भी पड़ रही है और गुड़गांव के में भी पड़ रही है और वो बॉर्डर पे पड़ रही है, अब अगर बॉर्डर पे पड़ रही है तो उसका मतलब ये है कि दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ रही है, गुड़गांव की बॉर्डर पे पड़ रही है. अब ये बॉर्डर पे पड़ रही है तो जुरिडिक्शन गुड़गांव का भी है और दिल्ली का भी है.
अब मान लो आपने दिल्ली के कोर्ट में केस करवा लिया, गुड़गांव के कोर्ट में किसी ने रिवीजन या अपील लगा दी कि वो तो प्रॉपर्टी उनके ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एफ ने फाइल किया एक केस, बाद में उसमें अपील चली गई और डिफेंडेंट आर्ग्यू करता है कि प्रॉपर्टी तो भैया बी का ज्यूरिडिक्शन में है, तो ये डिग्री जो है वो इनवैलिड है। यहाँ पे एपलेट कोर्ट जो है वो चेक करेगा कि क्या रीजनेबल अनसर्टेनिटी थी जब सूट फाइल हो रहा था, और क्या फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, कोई प्रिजुडाइज कॉज हो रहा है इससे। इफ यस तो डिग्री जो है वो इंटरफियर की जाएगी, अगर नहीं तो डिग्री अपहेल्ड की जाएगी। इसमें एक वही हर्षद चिन्मन लाल, वही जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया ना, सेक्शन 17 में, वो जजमेंट इस पे भी एप्लीकेबल है, जिसमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। यहाँ पे मैंडेटरी है या नहीं, और गवर्न होगा अंडर सेक्शन 16 टू 20 सीबीसी। जहाँ जुरिडिक्शन अनसर्टेन अनसर्टेन हो अंडर सेक्शन 18, द कोर्ट में अज्यूम जुरिडिक्शन ओनली इफ अनसर्टेनिटी इज रियल एंड नॉट आर्टिफिशियल। वही मूल जी जेठा एंड कंपनी वर्सेस खंडेश का भी एक केस है, जहां बाउंड्री बिटवीन टू एजुकेशन वाज अनसर्टेन एंड द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 18। यही कहा गया उसमें कि एक डिग्री कैन बी पास अंडर सेक्शन 18 इज वैलिड इवन इफ लेटर इट्स डिस्कवर्ड दैट द प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली आउटसाइड द जुरिडिक्शन। क्योंकि 18 में दे दिया है इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज इट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट